अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक रिजेक्ट किया गया आइडिया $100 मिलियन का बिजनेस बन गया तो आपको विश्वास होगा? कायरा गोल्डन एक एंटरप्रेन्योर जिसने रिजेक्शन को अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनाई और हिंट वाटर को $100 मिलियन का एम्पायर बनाया। पर ये कैसे हुआ, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्केल अप 2 में। अपने ब्रेन में जगह बनाइए। बिज़नेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मुझे याद है जब मैं चेन्नई में था, मेडॉल में था, वो पहली कॉरपोरेट जॉब की थी मैंने, नहीं पहली और आखिरी कॉरपोरेट जॉब की थी। उसके बाद फिर यहाँ आ गया लखीमपुर में। यहाँ पर मैंने एज ए डॉक्टर जॉब की, वहाँ पर एज ए कॉरपोरेट एम्प्लॉय जॉब की। और जैसे ही हम लोग हेड ऑफिस में घुसते हैं, उसमें एक CEO का चेम्बर था, राजू वेंकटरमन। उसके जस्ट बगल में एक था चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO। तो फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है। CFO का एक डिपार्टमेंट था जिसमें कि उनके पास फाइनेंस के ही MBA काम करते थे, वो अलग स्पेशलाइजेशन है। तो एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है। CEO के बगल में एक डिपार्टमेंट था HR का, ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारी सैलरीज, हमारी छुट्टियां, हमारे PF वगैरह सब हिसाब किताब करते थे। हम उन्हीं के पास जाते थे अपना रोना धोना करने के लिए। इसके बाद एक डिपार्टमेंट था, उसका नाम था ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो डेली एक्टिविटीज़ को देखता था। अलग अलग सेंटर्स थे उनके, करीब 15-20 सेंटर्स थे ऑल ओवर साउथ इंडिया, डायग्नोस्टिक के सेंटर्स थे। तो वहाँ पर कौन सा डॉक्टर काम करेगा, कौन सी मशीन खरीदी जाएगी, वहाँ पर पेशेंट कितने आ रहे हैं, वो सब 15-16 सेंटर्स का ऑपरेशंस रन होता था फ्रॉम ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट था मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो मार्केटिंग की चीज़ें बनाना, मार्केटिंग करना, ये सब देखता था। और एक बड़ा सा डिपार्टमेंट था IT डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें ढेर सारे ये कंप्यूटर गीक्स, सॉफ्टवेयर के कोडिंग करने वाले लड़के काम करते थे। ये सब डॉक्टर्स के अलावा सेंटर्स पे डॉक्टर्स काम करते थे वो अलग। तो आप जब बिज़नेस में घुसेंगे तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको चाहिए होंगे, CFO, CTO, CEO। तो और ये क्यों चाहिए होंगे? क्योंकि आपको बिज़नेस को ग्रो करना है। बहुत से लोग होते हैं जो अपना बिज़नेस चालू करते हैं, एक दुकान खोलते हैं, ज़िंदगी भर एक दुकान को अच्छे से चलाकर खुश रहते हैं। उनकी मिठाई की दुकान है, सब्जी की दुकान है, कपड़े की दुकान है, लाखों रुपए कमाते हैं और खुश हैं। लेकिन अगर आप अपने काम को ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाना चाहते हैं तो उसको स्केल अप बोलते हैं, स्केल अप करना। उसी हम लोग स्केल अप पढ़ रहे हैं। और उसमें हम लोग का सबसे पहला चैप्टर है, आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, वो कहेंगे नो, तो कितने टाइप ऑफ नो होते हैं। आज का नो है द टेलिंग नो, व्हेन नो टेल्स यू एग्जैक्टली वाई यू आर राइट। जब आप किसी को बोलते हैं अपना आइडिया, वो बोलता है नो, लेकिन उसके बोलने से ही आपको मालूम पड़ जाता है मैं सही हूँ। कायरा गोल्डन बोलती है, मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे डाइट सोडा का एडिक्शन हो गया था। बोलती है मैं डाइट सोडा पीती थी, लेकिन मेरा वेट खत्म नहीं होता था, कम नहीं हो रहा था। रोज़ आधे घंटे से लेकर के ऑलमोस्ट पौने घंटे तक मैं वर्कआउट करती थी, एक्सरसाइज करती थी, और ढेर सारी मेरे को एक्ने हो गई थी, पिंपल्स हो गए थे, दाने हो गए थे, और मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती थी। और फिर उसने डाइट सोडा बंद कर दिया और पानी पीना शुरू किया, और सब धीमे धीमे ठीक होना शुरू हो गया। बोलते 1 साल तक मैंने प्लेन वाटर खूब पिया और मैं खूब अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन पानी का टेस्ट अच्छा नहीं था, मतलब उसमें कुछ टेस्ट था ही नहीं। इसलिए पानी पीने के लिए उसने कोई भी फ्रेश फ्रूट जो घर में पड़ा हो उसको काट के पानी में डाल देती थी, उसके टेस्ट से पानी पी लेती थी। और फिर उसको लगा कि ये बॉटल करके क्यों कोई बेचता क्यों नहीं। फिर वो गई मार्केट में, शॉप्स में गई कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, उसको मिला ही नहीं। उसने डिसाइड किया मैं डेवलप करूँगी इस प्रोडक्ट को और देखती हूँ क्या होगा। फिर उसने काम करना शुरू कर दिया रेसिपी बनाने पर। कैसे रेसिपी बनाते हैं, बॉटल वाटर बनाते हैं जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होगा और कोई शुगर नहीं होगा। और इसके साथ साथ पोटेंशियल पार्टनर्स और इन्वेस्टर से भी मिलना शुरू कर दिया। और इसी तरह से एक किस्मत वाली मीटिंग थी जिसमें एक बहुत बड़ा आदमी, कोई बड़ी बेवरेज इंडस्ट्री जिसमें कोको कोलाज बनते हैं, उस इंडस्ट्री से एक आदमी मिला और उसने कहा बिल्कुल तुम्हारा आइडिया बेकार है, बिल्कुल काम नहीं करेगा। लेकिन अनजाने में ही उस आदमी ने कायरा को एक ऐसी एडवाइस दे दी जो उसके हिसाब से बेस्ट एडवाइस थी। उसने एक मीटिंग में अपना पिच दिया कि देखो हम लोग ऐसे फ्लेवर्ड वाटर देंगे और उसमें कोई स्वीट नहीं रहेगा। तो आदमी बोलता है बेटा स्वीटी, अमेरिका के लोगों को स्वीट पसंद है, मीठा पसंद है। और वहाँ पर ये सुन रही थी कि बिज़नेस की दुनिया में कोई किसी को स्वीटी नहीं बुलाता है। आप सर बुलाते हो, मैम बुलाते हो, रिस्पेक्ट देते हो, और ये मुझे स्वीटी बुला रहा है। और वहीं इसी बातचीत से उसको अपनी लाइफ का आहा मोमेंट आया। आहा मोमेंट, उसको ये एहसास हुआ कि ये आदमी जो मुझे इतनी कहानियाँ बता रहा है वो अपने एजम्पशंस पे काम कर रहा है। वो अज्यूम कर रहा है कि अमेरिकन लोगों को स्वीट पसंद है। उसके हिसाब से अमेरिकन्स
कोई और चीज़ पिएंगे नहीं उसके हिसाब से, कोई डाटा नहीं था उसके पास। कुछ लोग कहेंगे कि यार उसने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन कारा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके दिमाग में जो थॉट है वो बायस है, वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो बेवरेज की कंपनी चलाता है और उसकी कंपनी के ड्रिंक्स बिकते हैं, तो उसके हिसाब से लोग यही पसंद करते हैं। उसको क्या एहसास हुआ सुनिए, उसको ये समझ में आया कि अभी भी इसको पता नहीं है कि मार्केट में 2 टाइप की कैटेगरी निकलने वाली है, एक स्वीट कैटेगरी और एक नॉन स्वीट कैटेगरी, और ये स्वीट कैटेगरी के अंदर ही चलता रहेगा और मैं नॉन स्वीट कैटेगरी में घुस जाऊंगी जहाँ पर अभी तक कोई प्लेयर नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है इसके पास। बोलती मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था कि एक दोराहा है, इसमें रोड में से एक रोड में ये लोग जा रहे हैं और दूसरी पे मैं जा रही हूँ। और बोलती है फिर मेरे को लगा नहीं, इससे पहले कि वो लोग मेरे वाले कैटेगरी में घुस जाए, मुझे अपनी गाड़ी में गैस भरना है, मतलब अपने बिजनेस में पैसा डालना है और खूब ज़ोर से इसमें ग्रो हो जाना, नहीं तो लोग मेरी कैटेगरी में घुस के मुझे बीट कर देंगे। और क्या देखा गया कि जो भाई साहब थे वो कितना गलत थे। जब कारा की कंपनी बड़ी हुई तो उसका रेवेन्यू था $100 मिलियन पर ईयर। $100 मिलियन कितना हो गया भैया? $100 मिलियन 828 करोड़, 828 करोड़ पर ईयर, पानी और फ्रूट्स का बिना कुछ झंझट किए सिंपल पानी बेच रही है, फ्रूट्स वाला। तो ये है हिंट वाटर जो कमाता है हर साल उन बड़े बड़े शॉप से, जहाँ पर सपोजिटली अमेरिकन को बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ था, जहाँ पर अमेरिकन को पसंद ही नहीं था स्वीट के अलावा कुछ और। वहाँ से इसकी कंपनी $100 मिलियन मतलब 800 करोड़ का सालाना रेवेन्यू निकाल रही है। उसने जब उसको केयरलेसली मना कर दिया, नो दिया, ये उस टाइप का नो होता है जो आपको बताता है कि क्यों आप सही हैं। लेसन क्या है, जब भी कोई ना बोलते हैं तो उनके ऊपर बिलीव मत करो, लेकिन उनको सुनो ध्यान से, क्योंकि वो अनजाने में ही आपको आपके रास्ते में बहुत तेज़ी से स्पीड दे देंगे। इसको एहसास हुआ कि ये कैटेगरी पूरी खाली है, इतनी बड़ी बेवरेज की कंपनी, उसको कुछ करना नहीं था, एक लाइन बना देता, चलो भाई फ्लेवर्ड फ्रूट ड्रिंक, पानी ड्रिंक नहीं, फ्लेवर्ड वाटर बना के बेच दो। पहले से ही उसके बॉटल्स बिक रहे हैं, ब्रांड बिक रहा है, लेकिन उसको आइडिया भी नहीं आया। कारा बोलती है मैं इंडस्ट्री में बहुत से लोगों से मिलती हूँ और बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास सो एंड सो आइडिया है, और जब इन्वेस्टर से मिलते हैं लोग बोलते हैं ख़राब है और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। कारा कहती है अगर कोई बड़ी कंपनी आपके आइडिया को ख़राब बोलती है, गलत कहती है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है या ख़राब है। सच्चाई ये है जब तुम उनसे मिलने जाते हो तो ना तो बोलते हैं, लेकिन उनसे कुछ नॉलेज भी तो मिलता है तुम्हें इंडस्ट्री के बारे में। और फिर ये इंडस्ट्री आपको ये भी प्रूव कर देगी, एक तरफ ये इंडस्ट्री है और फिर यही इंडस्ट्री की वजह से आपको प्रूव होगा कि आप कुछ अलग कर रही हो। उनसे जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हो, पैसे ना मिले तो इन्फॉर्मेशन लो और काम पे जुट जाओ। तो एक तरफ तो ये हुई, सिंपल सा आइडिया था यार, पानी और उसके अंदर फ्रूट काट करके डाल दो ताकि फ्लेवर्ड वाटर, मोटापा कम करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए, हेल्थ के लिए। इतनी सिंपल सी चीज़ जब किसी बड़े आदमी के पास जाते हो और वो ना बोलता है, लेकिन वो बड़ा आदमी है, उसके पास अपनी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो ध्यान से सुनो। मैं अभी रिम्पी से बता रहा था, जब मैं पहुंचा बागड़ी जी के पास, उनसे हम लोग जो आइडिया शेयर कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से, वो उनके पास आइडिया नहीं है, वो हम शेयर करें उनको दे रहे हैं। एक तरफ तो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको उनके आइडियाज़ के लिए नो सुना जाता है, और भी लोग हैं। एक भाई साहब हैं एंड्रीस रूजो, ये क्या करते हैं, नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर हैं, पहाड़ों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, जियोलॉजिस्ट हैं और नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं। इनको भी ना सुनना पड़ता है। 2010 में इन्होंने एक लेजेंड खोजने की शुरुआत की जो कि पहले कभी डॉक्यूमेंट नहीं की गई थी। उनके दादाजी ने उनको बताई थी कहानियाँ कि कैसे स्पेन ने पेरू को जीत लिया था, और बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई थी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े सांप थे जो पूरा आदमी को निगल लेते थे, बड़े बड़े स्पाइडर्स जो कि चिड़ियाओं को खा जाती थी, और ऐसे ऐसे वॉरियर्स थे उस ज़माने में जो तीर से ज़रा सा निक अगर आपको कट पड़ जाए तो आप मर जाओगे, ऐसी जहर वाले उनके तीर होते थे। इन सारी कहानियों में उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद वाली और फेवरेट और याद रखने वाली कहानी थी वो एक नदी की कहानी थी। ये कहानी थी एक नदी की जिसको कहते हैं बॉइलिंग वाटर। अमेज़ॉन में एक नदी जो कि नेचुरली गर्म रहती है। तो ये बोलते हैं, मैं अपने दोस्तों से पूछता था कि ऐसा तुमने देखा है, कहीं सुना है? ज़्यादातर लोग बोलते थे ये सब खाली बेकार है, कहानियाँ हैं। लेकिन आंद्रे वहीं आसपास में ही ग्रो हुआ था और वो अमेज़ॉन के जंगलों से बहुत फैसिनेटेड था, और साइंटिस्ट की तरह उसको लगता था कि बॉइलिंग वाटर वाली नदी एग्जिस्ट करती होगी कहीं ना कहीं, और एक गर्म सोर्स को अगर हम पा जाए तो हमको ये जो
कोयला जला जला करके बिजली पैदा करनी पड़ती है, उससे अच्छा सोर्स मिल जाएगा हम लोगों को एनर्जी का, कार्बन फ्री एनर्जी। तो उसने एक बड़ी सी माइनिंग कंपनी को अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद पीछे में एक बहुत पुराना जियोलॉजिस्ट बैठा था, जानकार अपनी फील्ड का। फिर बोलते हैं, मैंने उसको पूछा क्या आप इस बॉइलिंग वाटर के बारे में जानते हैं? उसने कहा तुम्हारा जो काम है जियोथर्मल के बारे में बहुत अच्छा है, बहुत इनोवेटिव है, लेकिन बकवास क्वेश्चंस मत पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं चुपचाप अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच में छुपा करके वहाँ से निकल गया, मतलब मुंह दबा के वहाँ से निकल गया कि बेकार क्वेश्चन पूछ रहा था मैं, जैसे हम लोग वाइवा में फेल हो जाते हैं, टीचर भगा देते हैं ऐसे। और आंद्रेस उसके बाद 2 साल तक जहाँ जहाँ पर भी कोई भी नेचुरल रिसोर्स के बारे में थोड़ा भी जानकार था, उनसे यही सवाल पूछा कि तुम जानते हो बॉइलिंग वाटर? सब ने अलग अलग टाइप के नो बोले। क्या क्या नो था? दैट्स क्रेजी, दैट्स स्टूपिड, दैट्स अ फूल्स एरेंड, डोंट वेस्ट माई टाइम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ढेर सारे टाइप के नो बोले गए। इसकी बुक छापी गई है बाद में। उनको जो लेजेंड थी बॉइलिंग रिवर मिली, आज उनका फुल टाइम काम है उस नदी को स्टडी करना कि कैसे वो गर्म होती है। उसके अंदर में बहुत खास तरह के माइक्रोब्स हैं, उसके अंदर ग्रो करते हैं। इसके अलावा किस तरह के पेरू के जंगल धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं उसकी भी स्टडी कर रहे हैं, और वहाँ पर बहुत से आदिवासी जो रहते हैं जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी भी स्टडी कर रहे हैं। आंद्रे की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं कि बहुत से लोगों से आप मिलेंगे और वो बोलेंगे आपका आइडिया पागलपन का है। आपको कोशिश करेंगे, मतलब जानबूझ के नहीं, चाहे अनजाने में ही आपको ये बिलीव कराएंगे कि आप पागल हैं, लेकिन आप लोगों के रिजेक्शंस को अपने ऊपर रूल नहीं करने दे सकते, बल्कि उनकी वजह से आप खुद को फ्यूल करो। जब आप इन लोगों से मिलते हैं जो ना बोल रहे हैं, वो दुनिया के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो आपको अपने एजम्पशंस के बारे में बता रहे हैं। आपके गहरे पैने कान को उनका ना ऐसे सुनाई देना चाहिए। जब वो बोलते हैं ना, तो आप सुनिए हाँ, कन्वेंशनल विजडम, ये आदमी कन्वेंशनल है और ये इस अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहा है, कोई बात नहीं, हम आपसे बाद में मिलेंगे, ऐसा बोल करके उनको थैंक यू बोलिए। अभी 2 टाइप के और नो है। द ऑनेस्ट नो, व्हेन द नो टेल्स यू एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है द डिस्करेजिंग नो और द रॉन्ग नो एट द रॉन्ग टाइम। ये 2 नो हैं जो आप वापस आने के बाद इसको सीखेंगे। हम लोग यहाँ बना लेंगे तो आप उसको देखिएगा। नहीं, ये सिंपल सी चीज़ है। अभी भी देखिएगा, हम लोग जाएंगे ना जब बहुत से लोगों से मिलने के लिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे हेल्थ में, बहुत इवन एजुकेशन में बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप मतलब हम अपने कोर्सेज से वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हेल्थ लोगों की इम्प्रूव करेंगे, और बहुत से लोग हमको ना भी बोलेंगे, तो हमको देखना होगा किस टाइप का ना है, उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उनकी इंडस्ट्री के बारे में क्या सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉटल बेवरेज की इंडस्ट्री के बारे में हम जा रहे हैं, तो वो आदमी ना बोल रहा है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री के बारे में तो बहुत कुछ बता सकता है। कैसे बॉटलिंग प्लांट बनते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पेपर्स चाहिए होते हैं, कितना खर्चा आता है। तो ऐसे लोगों को जब आप मिलते हैं, वो ना बोलते हैं, तो भी आप उनके साथ उन्हीं की लैंग्वेज बोलिए और उनसे लीजिए, सीखिए, सुनिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला डर के मारे नो बोलता है। एक बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़ी नो कौन सी थी? पोलोराइड कंपनी थी। पोलोराइड कंपनी बनाती थी कैमरे और उसके रील्स। दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जिसने कैमरे बनाए थे, और उन्हीं के एक इंजीनियर ने उनको डिजिटल कैमरे के बारे में बताया, और उन्हीं के एक इंजीनियर ने डिजिटल टेक्नोलॉजी बनाकर नासा को दी, लेकिन मास स्केल पर उन्होंने नो कर दिया इसको कि नहीं नहीं, ये पब्लिक नहीं यूज़ करेगी। आज पोलोराइड बैंकरप्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज उसके हिसाब से डिजिटल नहीं होना चाहिए। उनका पुराना बिजनेस ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए यस तो चाहिए, लेकिन नो आर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज शुरू में नो ही मिलेंगे। कल और